नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है आज के दिन ही 19 दिसंबर 2024 की ये जजमेंट है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का ये केस है। और यहाँ पर इस जजमेंट में जो विच क्राफ्ट से रिलेटेड जो हीनस क्राइम्स हैं, वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफ़ी मीन्स रिमार्क्स दिए हैं, क्रिटिकल रिमार्क्स दिए हैं। और सेंसिटिविटी को देखते हुए यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष जाएंगे और उनका डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिस जो है विच क्राफ्ट की वो स्टॉप होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ जो जजमेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए थे और जो इंटरनेशनल लॉज के जो कॉविनेंट्स हैं उसको भी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था और जिसमें एक दो वुमेन्स को हरास किया गया था और उनके अगेंस्ट में उन्होंने फिर आगे कंप्लेंट थी वो अथॉरिटीज़ के समक्ष रखी थी और अथॉरिटीज़ ने कंप्लेंट थी वो फाइल नहीं की थी। फिर 156(3) के अंदर जो है जब कंप्लेंट थी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाली गई थी, तब फिर FIR लॉन्च हुई थी। कई अक्यूज्ड पर्सन्स थे उसमें, और जिसमें जब चार्जशीट जब फाइल की गई थी तब एक ही पर्सन के अगेंस्ट में चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी। लेकिन जो ACGM है उन्होंने कॉजनेंस लिया था मैटर को, और बाकी सब जो लोगों को डिस्चार्ज किया गया था मींस FIR से मींस चार्जशीट में से जिनका नाम काटा गया था उनको वो अक्यूज्ड बना के ट्रायल फेस करने का डायरेक्शंस इशू हुआ था। उन्होंने आगे फिर चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन थी वो फाइल की थी। अब वहाँ पे जो मैटर था स्टे हो गया था ट्रायल कोर्ट में। अब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मींस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर अपीलेंट्स ने फाइल किया था केस। और जब केस जब फाइल किया गया था तब जिन अक्यूज्ड पर्सन्स ने 482 CRPC के अंदर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी उसको विड्रॉ कर लिया था। तो अब चूंकि मैटर ऑलरेडी वो विड्रॉ किया जा चुका था, लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई चिंता व्यक्त की है कि पहले ये भी आपने ऑर्डर में बताया कि हाई कोर्ट को सेंसिटिविटी मैटर के देखते हुए स्टे नहीं लगाना चाहिए, तो दोनों पार्टीज का कन्वीनियंस जो है वो देखना जरूरी होता है। तो ऐसे सेंसिटिव मैटर्स पे जो है वो स्टे लगाने से पहले कई फैक्टर्स को देखना जरूरी होता है। और स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टेट ने क्यों नहीं चैलेंज किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अब जरूरी नहीं स्टेट उसी मैटर्स को चैलेंज करें जहां स्टेट को फायदा हो रहा है, एक्सचेकर में का जो लॉस हो रहा है तो उसको बचाने के लिए अगर वो अपील डालते, तो ऐसे में स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस जो ऑर्डर्स आते हैं इस तरह के, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो भी चैलेंज कर ले। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये मैटर। और यहाँ पर देखिए लीव थी वो ग्रांट कर दी गई है यहाँ पर बताया। और यहाँ पर पहला पैराग्राफ में यही बताया कि जो डिग्निटी है वो हर इंडिविजुअल का एक जो कोर एग्जिस्टेंस है हर इंडिविजुअल की होनी चाहिए सोसाइटी में। और जो भी एक्शन अंडरमाइंस करता है डिग्निटी को वो इसमें मीन्स वो हमारे संविधान की स्पिरिट के अगेंस्ट में जाता है। और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ में कुछ कंटेंट्स बताया था। फिर और जो KS पुत्तू स्वामी की जजमेंट आई थी उसके भी रेलेवेंट पैराग्राफ्स थे ये बताया था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी बताया था और ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड भी है उसके जो कंडीशंस बताए थे। अब बताया कि जो राइट्स हैं वुमेन के अगर वो थ्रेटन्ड होते हैं तो अगर तो ऐसे में मींस तो यहाँ पर ये FIR से रिलेटेड यहाँ पर बताया कि जो केस था वो डिस्टर्बिंग फैक्ट्स से आधारित है। और यहाँ पर जो FIR थी वो लॉन्च हुई थी 4 मार्च 2020 को। और FIR के जो प्रोविजंस हैं वो 2020 में हुए थे वो
341 जो कि wrongful restraint, 323 जो punishment for hurt means punishment for hurt है, outrage of the modesty of the woman, 354B जो कि अब BNS के अंदर सेक्शन 74 का बन गया है, और 379 जो थेफ्ट से रिलेटेड है, 504 जो और 506 जो और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, 149 जो है कॉमन असेंबली का जो सेक्शन है। अब ये सारे सेक्शंस जो हैं वो मींस BNS के अंदर बन चुके हैं। 189 जो है वो BNS के अंदर बन चुका है, और 341 जो है वो BNS के अंदर भारतीय न्याय संहिता के अंदर 126 का सेक्शन है वो बन चुका है। ये 13 पर्सन्स के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हुआ था, और जिसमें सेक्शन 3 और 4 विच एक्ट के अंदर भी केस रजिस्टर किया था, इसमें 13 पर्सन्स का नाम डाला गया था, और 13 पर्सन्स के नाम यहाँ मेंशन किए हुए हैं। और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट से उस पर जो कंप्लेंट थी उसमें बताया गया था कि कुछ एक इशू था वो चला था कि किसी एक कंप्लेंट में ये बताया गया था कि जो ग्रैंड मदर थी कंप्लेंट की, वो किस गांव में गई थी, तो ऑपोजिट पार्टी में जो व्यक्ति हैं उन्होंने मींस कहा कि मेरा बच्चा बीमार है, तुमने ये जादू टोना किया है, और वो जब तक इलनेस नहीं हो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, तो इसलिए अपना जो विच क्राफ्ट जो तुमने किया है वो वापस लो। और उसके बाद फिर उन्होंने अदर फैमिली मेम्बर्स भी आ गए थे जो अपोजिट पार्टी के, तो उन्होंने कई तरीके से कंप्लेंट की ग्रैंड मदर को हरास किया था। ये सारा उसका बारे में बताया हुआ है, और इसमें 2 वुमेन्स को हरास किया गया था, इसमें ये बताया हुआ है। और अब जो FIR थी इसमें 2 विक्टिम्स थे, लेकिन जो नेचर ऑफ एक्विजिशंस यहाँ पे बताई है कोर्ट ने कि एक निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई थी, इसलिए उनके नेम्स जो हैं वो रिडेक्टेड कर दिए हैं। रिडेक्टेड मींस उनके नाम जो हैं वो मींस पब्लिकली ओपन नहीं किए गए हैं, तो इसलिए उनके नाम से वो रखे गए हैं। अब यहाँ पर पुलिस ने मींस उनके कंसील करके रखे गए हैं। इसमें तो पुलिस ने यहाँ पर चार्जशीट थी वो फाइल की थी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोतिहारी, जिसे ईस्ट चंपारण कहते हैं, 8 अगस्त 2020 को अंडर सेक्शन 341 जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, और 329 504 IPC के अंदर सिर्फ एक पर्सन का नाम लिया गया था, और बाकी किसी को भी ट्रायल के लिए नाम नहीं भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर जो रिकॉर्ड ये बताता है कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट मोतिहारी ACJM ने उन्होंने कॉजनेंस ले लिया था, और ऑर्डर जो बताया जा रहा है 21 फरवरी 2021 का जो रिकॉर्ड में नहीं है, उस कॉजनेंस को चैलेंज किया था सेशन जज की कोर्ट में ईस्ट चंपारण मोतिहारी। अब जो ऑर्डर आया था 16 जुलाई 2022 का, वो ये कहता था कि ACJM ने जो केस रिकॉर्ड को परस्यू किया था और कॉजनेंस लिया था सिर्फ ना एक व्यक्ति के अगेंस्ट में, जिसमें उनका चार्जशीट में एक लेडी का नाम डाला गया था, लेकिन अदर पर्सन्स भी जो FIR में नाम था उनका भी जो मीन्स उनके अगेंस्ट में कॉजनेंस ले लिया था। इसलिए सेशन जज ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया जो ऑर्डर ऑफ कॉजनेंस था। अब यहाँ पर अक्यूज्ड पर्सन्स ने क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन थी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेट पटना हाई कोर्ट में 482 CRPC की पिटीशन डाली थी, और क्वेश्चनिंग ऑफ चार्जशीट देयर ऑफ मींस जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको क्वेश करने के लिए प्रे मांगी थी। हाई कोर्ट ने 4 जुलाई 2024 को अपना ऑर्डर सुनाया, और उसमें बताया कि पेंडेंसी है जब तक एप्लीकेशन की, जो ऑपरेशन होता है ऑर्डर का 16 जुलाई 2022 का जो लर्नड सेशन जज ने पास किया था उसको स्टे कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द पिटिशनर्स ओनली। जो पिटिशनर्स जो कोर्ट में आए थे जिन्होंने 482 डाली थी उनके अगेंस्ट में रोक दिया गया। अब यहाँ पर कंप्लेनेंट जो हैं उन्होंने एग्रीवीड हुए थे उस ऑर्डर से और अप्रोच किया था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और 26 नवंबर 2024 को काउंसिल ने इन्फॉर्म किया कि जो पिटीशन थी जिसमें क्वेश्चन की प्रेयर मांगी थी, कॉजनेंस जो लिया गया है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। तो 22 नवंबर 2024 को मींस जो ऑर्डर मींस हेयरिंग हुई थी, और 22 नवंबर 2024 को जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने अपना विड्रॉ कर ली थी। तो मींस विड्रॉ करने से स्टे जो है वो अपने आप खत्म हो गया था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जो पिटीशन है वो डिस्पोज होती है जब ट्रायल कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप प्रोसीड करें एक्सपीडिशियसली, तेजी से प्रोसीड करें, और ट्रायल जो अक्यूज्ड पर्सन का है क्योंकि जो ट्रायल जो ऑफेंस हुआ था
वो हुआ था 2020 में, अब हम 2025 पे आ रहे हैं और केस जो है अभी किसी ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर नहीं आ रहा है, दायरे में नहीं आ रहा है। और जो एफआईआर थी वो उसमें ये बताया था कि जो विक्टिम का नाम था वो डिटेक्टेड किया जा चुका है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द सेड इंडिविजुअल और वाज सब्जेक्टेड टू अ ग्रेव एक्यूजेशंस। और यहाँ पर बताया था उनको डिसरॉब किया गया था और असॉल्ट भी किया था पब्लिक में। तो ये एक अफ्रंट है डिग्निटी के लिए और सर्टेन अदर एक्ट्स भी कमिट किए गए थे उनके अगेंस्ट में, विक्टिम के अगेंस्ट में। तो अब यहाँ पर कोर्ट है हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी भी 21 सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं और जो 21 सेंचुरी के अंदर ये जो कॉन्शियस है कोर्ट का उसको हिला दिया है। सिर्फ विक्टिम जो है उनको अक्यूज्ड बनाया गया था विचक्राफ्ट के लिए और उनको फिजिकली और वर्बली भी अब्यूज किया गया था। और अनदर पर्सन जो बचाने आई थी वो उनको भी जो सब डिस्टर्बेंस हो रही थी उनको भी डिस्टर्ब किया गया और ज्वेलरी भी स्नैच कर ली गई। अब यहाँ पर बताया कि क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन थी वो अब विड्रॉ कर ली गई है। अब यहाँ पर बताया कि कोर्ट इज अघास्ट, शॉक्ड हो गई है कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने अपनी विजडम का सहारा लेते हुए और ये पाया था कि ये फिट केस है जिसमें स्टे दिया जा सकता है प्रोसीडिंग्स पे क्यों है दी अक्यूज्ड पर्सन, सिर्फ अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में उनको स्टे दिया जाता है। और यहाँ पे कहा कि ये डाउट नहीं किया जा सकता कि हर पर्सन जिसको क्रिमिनल लॉ जो चलता है जिनके ऊपर, तो क्रिमिनल लॉ ऑफ ए कंट्री जो यही प्रिज्यूम करता है कि वो इनोसेंट है जब तक उसे साबित ना कर दिया जाए, दोषी ना साबित कर दी जाए। और ये प्रिजम्पशन जो है वो हमेशा लास्ट मोमेंट तक चलती है। और साथ में कहा कि मशीनरी जो है वो रोकी नहीं जा सकती अगर कोई कैरलेस और अनरीजन मैनर पे चलती है। तो यहाँ पर जब कोर्ट ने स्टे लगाया था प्रोसीडिंग्स को वो एक मैकेनिकल मैनर पे जो स्टे है वो नहीं लगाना चाहिए था। तो सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं जो फॉर हैं और अगेंस्ट हैं उसको एग्जामिन करना चाहिए था कि क्या ये इसमें एक प्राइम फेशिया केस बनता था स्टे के लिए कि बनता था कि नहीं बनता था। और ये भी देखना था कि अगर नॉन ग्रांट ऑफ स्टे नहीं दिया जाता तो किस तरीके से ये प्रिजुडाइज होता पार्टी केस में। अब यहाँ पर बताया कि जो इन्फ्रिंजमेंट जो हुई है डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज दोनों के ऊपर आती है। यहाँ पर बताया कि जो ऑफेंसेस जो हैं जो इन्फ्रिंज करते हैं डिग्निटी ऑफ द पर्सन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट दोनों के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट ऑन बोथ द इन्वेस्टिगेटिंग एंड एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज, दोनं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग हो चाहे एडजुडिकेटरी अथॉरिटी हो। हमारे कंसिडर व्यू में जो ये हमेशा यादा होता है, मीन्स ये हमारा जो कंसिडर व्यू जो है जनरली जो अदर सर्कमस्टांसेस को देखने के बजाय जो व्यू जो देखना चाहिए वो हमेशा ये सेंसिटिविटी को देखना जरूरी है कि जो अथॉरिटीज ने क्या सेंसिटिविटी दिखाई है इस इशूज में और अवेयरनेस क्या है सोशल सिचुएशंस के, और सेंसिटिविटी जो है वो इमोशंस जो है इवोक्ड होगी सर्कमस्टांसेस द्वारा। और जो और साथ में ये भी आर्ग्यूबल इम्पोर्टेंट था कि जो लेटर ऑफ लॉ और बैलेंस है स्केल ऑफ जस्टिस का, अक्यूज्ड का एज वेल एज विक्टिम का, दोनों का देखना जरूरी होता है। और एफआईआर जो ऊपर जो बताई गई है कि उसमें बताया कि अथॉरिटीज ने कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट को नहीं एंटरटेन किया था, जिसकी वजह से एक सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत रिकोर्स अडॉप्ट करना पड़ा। और सिचुएशन ये आई थी कि जो 13 अक्यूज थे सिर्फ एक पर्सन का नाम जो है ऐड किया गया था चार्जशीट में जिनको ट्रायल के लिए भेजा गया था और बाकी सबको इनोसेंट साबित करते हुए और उनको स्कॉट फ्री में उन्होंने छोड़ दिया था। तो चार्जशीट ने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया था कि रीजन नहीं बताया था कि क्यों इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन अपनाया था। तो ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड था कि सेम मटेरियल जो कलेक्ट किया गया था इन्वेस्टिगेशन में और लर्नड एसीजीएम ने पाया था कि इन सारे अक्यूज्ड पर्सन्स को ट्रायल पे लगाया जाए। और लेकिन यहाँ पर अपोजिट व्यू आया है जो चार्जशीट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि एक सेट ऑफ मटेरियल जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट कोर्स ऑफ एक्शन है एक का,
एक सेट ऑफ मटेरियल्स का। तो यहाँ पर वेल एक्नॉलेज फैक्ट ये है कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बिगेस्ट लिटिगेटर्स हैं हाई कोर्ट एज वेल एज दिस कोर्ट। न्यूमरस केसेस हैं जिसमें स्टेट्स जो है वो पार्टीज बनाता है, स्टेट पार्टीज जो है वो हर दिन इतने केस फाइल करती है, और कई रीजन है कि क्यों स्टेट ने इस प्रकार की लिटिगेशन चूज की। और स्टेट ने इस स्टेट ने जो लिटिगेट करती है वेरियस इश्यूज पे और टॉपिक, बट जो ओवरआर्किंग पर्पस है, मेन पर्पस जो है वो स्टेट का ये होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो एक विक्रम देव सिंह तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट थी, उसका भी यहाँ पर रेफरेंस दिया। तो यहाँ पर बताया कि गिवन द वल्गैरिटी ऑफ जो दो वुमेन्स को के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, और यहाँ पर स्टेट ने क्यों नहीं असेल किया था नॉन स्पीकिंग ऑर्डर जो हाई कोर्ट का आया था कि जिसमें स्टे ग्रांट कर दिया था अक्यूज्ड को। तो सिचुएशन जो स्टेट के डिसीजन था वो लिटिगेट करना होता इश्यू पे, ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि बेनिफिट क्या मिलेगा स्टेट को, जो स्टेट एक्सचेकर को, और स्टेट का जो एक्ट है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी प्रोटेक्ट करना, जो लोग हैं उनकी रूल ऑफ लॉ दे सकें और जस्टिस सबको प्रोवाइड कर सकें। और जो इंसिडेंट्स जो अब कोर्ट ने कहा कि हमारे समय आए और हमारे डेस्क पे हम जो ग्राउंड रियलिटी है और जो कि काफ़ी कुछ मीन्स जो काफ़ी कुछ किया जा चुका है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एक्शन द्वारा, जिससे वनरेबिलिटी है सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बचाया जा सके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वुमेन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई कि रेफर करें और रीअफर्म करें ये जो कमिटमेंट्स हैं, आइडियल्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, तो इसको रीअफर्म करें, मीन्स इसको फिर से पुनः साबित कर, मीन्स पुनः इसको मीन्स बनाएं और कमिटमेंट करें फिर से। और आर्टिकल 21 था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वायलेशंस जो हैं इनह्यूमन कंडीशंस को जो इस प्रकार का फोर फ्रंट है। और सेलिब्रेटेड केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें ये बताया गया था जो राइट टू डिग्निटी है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, और 3 बेंच की जजमेंट आई थी X2 वर्सेस स्टेट नन सिटी ऑफ दिल्ली, उसमें भी ये ऑब्जर्व किया था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी है वो हमारे संविधान का फाउंडेशन है, और जो राइट्स उसके अंदर हैं इंश्योर्ड किए गए हैं। और फ्रैंकिस कोरेले मुलिन वर्सेस स्टेट ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो राइट टू लाइफ है वो भी इंक्लूड करती है राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी के साथ ट्रीट करती है। और पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जजमेंट यहाँ पर कोर्ट की है। अब यहाँ पर कहा कि हम जो गैदर कर सकते हैं, जो रेफरेंस थी अबव जजमेंट्स पे, कि जो डिग्निटी है वो एक मैनेजेबल एस्पेक्ट है हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस का, और ये ड्यूटी बनती है स्टेट की वो हर प्रकार का एक्शन ले जिससे सबको समानता से वो प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये राइट टू लाइफ डिग्निटी जो जैसा डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन ये ड्यूटी कास्ट होती है हर सिटीजन के ऊपर कि वो प्रमोट करे हार्मोनी को, और कॉमन ब्रदरहुड है वो स्पिरिट का जो कॉमन ब्रदरहुड है उसको प्रमोट करे, और जो भी डिफरेंसेस है मनमुटाव हैं तो जो कि जो कि क्योंकि अब मैं बताया कि जो रेफरेंस जो है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी लिया गया, वहां पर एम्फेसाइज किया गया था 51A जो कहता है 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, और 51A का जो ई पार्ट है वो कहता है कि प्रमोट करें हार्मोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को। और जितने भी भारत के जो लोग हैं, और यहाँ पर होता है ट्रांसेंडिंग रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक्स एंड रीजनली सेक्शनल जो डाइवर्सिटीज हैं, और रिनाउंस करें प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटेड टू द ह्यूमन टू द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन, ऐसी प्रैक्टिसेस को मींस प्रैक्टिस को खत्म कर दें, रिनाउंस कर दें। तो ये सेक्शन 51 का जो ई पार्ट है वो यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर कहा कि हम 51C को भी देखते हैं कभी संविधान का, जो 51 आर्टिकल 51C क्या कहता है, वो कहता है कि जो स्टेट की ये जो ऊपर है कि वो किस तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ है और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को वो रिस्पेक्ट करती है, और प्रोटेक्शन जो दी गई है डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स
वो इसमें भी ये आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ पब्लिकेशन इंटरनेशनल लॉ। तो कुछ यहाँ पर बताया कि जो भारत है वो सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड प्रोटेक्शन राइट्स का और कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन जिसे CEDAW कहा गया है, और साथ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी सिग्नेटरी है। इसके आर्टिकल 1, 3, 5, 7, 12 के बारे में ये रेफरेंसेस बताए गए हैं, और सर्टेन प्रोविजंस थे कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। आर्टिकल 2 के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 5 के बारे में। अब यहाँ पर बताया कि हम इस ऑब्लिगेशन को देखते हैं और इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं, वो यही कहता है कि प्रोटेक्ट कर वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो कि यहाँ पर 2 फीमेल विक्टिम्स थे, उनको हरास किया गया था और ग्रीवियसली असॉल्ट किया गया था। अब यहाँ पर बताया विचक्राफ्ट जो कि वन ऑफ द विक्टिम्स हैं स्टैंड्स द अक्यूज्ड, तो वो ऐसी भी जो प्रैक्टिस है उसको रोक देना चाहिए। और एलिगेशन जो पास्ट में लगाई गई थी जिसके ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस थे, और विचक्राफ्ट जो है डीपली इंटरवाइंड है और सुपरस्टिशंस है, पैट्रिची है एंड सोशल कंट्रोल है, इसमें कोई मैनर पे सरप्राइज पे नहीं छोड़ती। और एलिगेशन जो है वो अगेंस्ट द वुमेन क्यों लगाई जाती है, जो चाहे वो उन्हीं वुमेन्स पे लगाई जाती है जो कि विडो हो या फिर काफी बुजुर्ग हो, और एक वैरायटी ऑफ रीजंस था वो एक्सेप्ट किए जा चुके थे। और इसकी वजह से वो बताया कि ये एस्पिरेशंस हैं वो कास्ट किए गए हैं इनके ऊपर, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रियलाइजेशन ऑफ डिफाइंग सोशल नॉर्म्स हो गए। तो यहाँ पर जो इफेक्ट था वो ओवरऑल वेलबींग यहाँ पर नेगेटिव बताया गया। अब NCRB का जो डाटा था वो बताया गया 2019 में विचक्राफ्ट के इंसिडेंट 102 हुए थे और 354B के 1,12,038 हुए थे। अब 2022 में इसकी जो संख्या थी वो 85 रह गई थी, विचक्राफ्ट रिड्यूस हो गया था, और 354B के भी केसेस कम हो गए थे जो कि 9,101 था। अब ये बताया कि जो नंबर्स ऊपर रेफर किए गए थे और 102 या 85 बताए गए हैं, तो नंबर्स यहाँ पर बताया कि चाहे 102 से लेके जो 85 तक के बताए गए हैं नंबर जो है वो इनह्यूमन होंगे और डिग्रेडिंग इंसिडेंट्स हैं। तो एक प्रकार का ब्लॉट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट पे, और कई पर्सन जो है उनको टारगेटेड किया गया और एक्सप्लॉइट भी किया गया, अब्यूज भी किया गया सस्पिशियस के आधार पे, और कॉन्जंक्चर्स थे और अनफाउंडेड बिलीफ्स थे जो कि साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट में जाते हैं। तो हर भारतीय को मीन्स अपने आप को फॉस्टर करेगा विद वन सेल्फ, ताकि वो जो कि उनकी कम्युनिटीज के अंदर आती हैं। और नंबर प्रेजेंट की गई थी 354B का, वो भी कहा कि ये डीपली एंग्विशिंग है। और बोधिसत्वा गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती का ये जजमेंट आया था, और इसमें बताया था कि जो ऑब्जर्वेशन थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 375 IPC जो कि रेप से संबंधित है। और यहाँ पे बताया कि जो ऑफेंस था वो डिसरॉबिंग करना, वो सिमिलर इफेक्ट होता है साइकोलॉजी ऑफ वुमेन को जिनको एक डीप प्रकार का डीप ह्यूमिलेशन मिला हो। तो अब यहाँ पे बताया जाए कि जो हमारी जो टेंशन आती है विचक्राफ्ट के ऊपर, उसमें बताया गया कि सीरियसनेस और ड्रास्टिक इल इफेक्ट्स हैं जो एक्विजिशंस लगाएंगे और फॉलो होने चाहिए, जो कि देखा गया वर्ल्ड स्टेज पे। और रिसेंट विंटेज आई थी रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल 12 जुलाई 2021 का, जो कि पास हुआ था 47 सेशन का। उसके कंटेंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं, और अब यह बताया कि सब्सिक्वेंट टू दिस रेजोल्यूशन, और जो रिपोर्ट आई थी ऑफिस ऑफ द UN कमिश्नर की टू ह्यूमन राइट्स जो कि सबमिट की गई थी काउंसिल में, काउंसिल को दी गई थी 52 सेशन टाइटल स्टडी ऑफ द सिचुएशन of the violations and abuses of the human rights rooted in a harmful practices related to accusation of witchcraft and ritual as well as the stigmatization। तो इसके कंटेंट्स थे यहाँ रिप्रोड्यूस किए गए हैं।
अब यहाँ पे बताया कि हमने प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स में हमने डिस्कस किया कई प्रकार जो वैरायटीज थी लिटिगेशंस की, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की और रेलेवेंट लिटरेचर था, जो कि एलिगेशंस थी जिसमें प्रैक्टिसिंग ऑफ द विचक्राफ्ट इन जनरल और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट दी डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन। और बेशक जो यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि जो जजमेंट इम्प्यूज की गई थी वो अब सब्सिक्वेंट विड्रॉल की जा चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा पेक्युलिटी ऑफ द फैक्ट्स, पेक्युलिटी ऑफ द सिचुएशन जो है और वल्गैरिटी ऑफ द एक्शंस एलेज्ड जो है, हम यहाँ पर ये फॉलोइंग जो कोर्ट्स है वो अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पर बताया कि जो मैटर जो है वो प्लेस किया जाएगा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और जो प्रोसीड किया जाएगा उन अक्यूज्ड पर्सन के इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और ट्रायल जो है अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में होगा और प्रोसीड होगा डे टू डे बेसिस पे। अक्यूज्ड पर्सन जो हैं वो अपेयर होंगे ट्रायल कोर्ट में और 15 जनवरी 2025 को। और ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि जो कमेंट्स जो दिए गए हैं वो हीनेस ऑफ द क्राइम के अगेंस्ट में दिए गए हैं और किसी प्रकार की शेडो गिल्ट जो ओवर द अक्यूज्ड पर्सन नहीं है। तो और साथ में कहा कि जो ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रोसीड करेगी जो एफोर्सेड प्रिंसिपल्स हैं, और लेकिन जो अनइन्फ्लुएंस्ड होगी जो ऑब्जर्वेशन जो दी गई है इस जजमेंट पे। यह जजमेंट आई थी 19 दिसंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।